नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निंघा मैरिज हॉल। कहते हैं हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर होता है चमन में दीदवर पैदा। आइए इसके बाद हम सीधे सीधे आपको खबरों से जोड़ते हैं। आपको बता दूं कि किसानों द्वारा प्रदर्शन लगातार जारी है। अभी भी जगह जगह पर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। आज राजस्थान के नागौर में किसानों के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध किया गया कृषि कानूनों का। आपको बता दूं कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार विरोध कर रहे हैं और इस विरोध रैली में विशेष तौर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे और उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर किसानों का समर्थन किया और उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधते हुए केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर कहा कि मोदी सरकार किसानों के घर में डाका डालने की कोशिश कर रही है। इस तरह की बातें कहीं राहुल गांधी ने, और उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर किसानों का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि कृषि बिल से किसानों को काफी नुकसान होगा। आइए इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के मैथन डैम से हमारे पास एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। आपको बता दूं कि मीडिया से जुड़े लोगों ने आज मैथन के सीताबाड़ी इलाके में जाकर उनके गरीब बच्चों के साथ और यहाँ के ग्रामीणों के साथ पिकनिक का आनंद लिया। पिकनिक मनाने का उद्देश्य ये था कि यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उन्हें भी चंद पल के लिए खुशी दी जाए। आपको बता दूं कि सीताबाड़ी गांव काफ़ी फेमस रहा है और आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो ने इस गांव को गोद भी लिया है। हालांकि इस गांव में विकास के कई काम हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के लोगों की जो अपेक्षा है कि विकास के और भी कार्य यहाँ होने चाहिए। और आपको बता दूं कि प्रेस क्लब ऑफ आसनसोल मेगा सिटी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने इस इलाके में जाकर पिकनिक का आनंद उठाया और यहाँ के बच्चों के साथ हंसी खुशी नृत्य करके और उनके साथ खुशी के कुछ पल बिताए और उनके साथ भोजन भी ग्रहण किया। আসেনি, গেস্ট হিসাবে আসেনি, বন্ধু হিসাবে এসেছি। বন্ধুতা করবে আমাদের সাথে? আমার সাথে আমি একা নয়, আমার সাথে আছেন আমার টিম মেম্বারসরাও আছেন, তাদের সাথেও বন্ধুতা করতে হবে। খুব ভালো লেগেছে আমাকে বিশু যখন বললো হঠাৎ যে যেতে হবে সীতাবাড়ি গ্রামে, ওখানে একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করছেন ওনারা, আর আমরা সঙ্গে থাকবো, আমরাও মিলে প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করব। ঠিক আছে, আমরা আছি প্রেস ক্লাব অফ আসানসোল মেগা সিটি, আমরা সবাই প্রেসের লোক, আমরা মিডিয়ার লোক। মিডিয়া জানো তো তোমরা? ঠিক আছে, আমরা খবরের লোক। তোমরা টিভিতে খবর দেখো তো? হ্যাঁ, কাগজ পড়ো তো? ঠিক আছে, আমরা খবরের লোক, আমরা খবর লিখি, খবর পড়ি। ঠিক আছে, আমরা টিভি চ্যানেলে কাজ করি, আমরা নিউজ পেপারে কাজ করি, কাগজের লোক, আমরা মিডিয়ার লোক। আমি একা নয়, আমার নাম হচ্ছে সঞ্জয়। ঠিক আছে, আজ থেকে আমরা কিন্তু বন্ধু। আমি আসবো তোমাদের প্রোগ্রামে, এখানে রেগুলার আসবো, তোমরা প্রোগ্রাম করবে, আমরা সবাই মিলে আসবো, আমাদের টোটাল টিম আসবে এখানে। আমি একা নয়, আমি সবার সাথে তোমাদের আলাপ করাতে চাই। আমাদের সাথে তো এখন বাপিদা, আমার গার্জেনের মতো আছেন বাপিদাকে আমি ডেকে নিচ্ছি। আমার বাপিদা এখন বলছিলেন, অ্যাঙ্কারিং করছিলেন। আর আমাদের সাথে আছে বিশু মন্ডল। বিশু এসো। মানে আমি তো একা কিছু করতে পারবো না, আমাদের সাথে পুরো টিম আছে, সেজন্য আমি টিমকে সবসময় আমি করি, খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি, তোমরাও অ্যাপ্রিসিয়েট করবে। ঠিক আছে, তুমি একা কিছু করতে পারবে না, সবাই মিলে যদি একটা টিম হয়ে যায়, আমরা মিলে বড় বড় কাজ করতে পারবো। ঠিক আছে, আমাদের সাথে আছেন প্রশান্ত সুর মহাশয়, ওনাকেও ডেকে নেব, ইনি প্রেস ক্লাবের ইনি ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইনি প্রশান্ত দা। ঠিক আছে, আর আমাদের সাথে আছেন সৌরদীপ্ত সেনগুপ্ত, ইনিও সাংবাদিক। ঠিক আছে, হাততালি তো দিতে হবে একটা সবার জন্য। ঠিক আছে, আর আমাদের সাথে কে এসছেন? আমাদের সাথে আছেন উনি ক্যামেরা ম্যান, আমাদের ক্যামেরা পার্সন হিসাবে সৌরভ শর্মা, উনি আছেন।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शबाब पर पहुंच गई हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार सक्रियता बढ़ा दी गई है और लगातार जनसभाएं की जा रही हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किए जा रहे हैं। इसी के बीच एक खबर आ रही है हमारे पास, पश्चिम बंगाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सुप्रीमो है हेमंत सोरेन ने, उन्होंने भी ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड से सटे क्षेत्रों से वह भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में 40 ऐसे सीट हैं जहां आदिवासियों का वास है, आदिवासी रहते हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहां आदिवासियों की काफी बहुलता है। और अगर हेमंत सोरेन की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार इन क्षेत्रों में उतारे जाते हैं तो इससे सबसे बड़ा नुकसान पहुंच सकता है तृणमूल कांग्रेस को। और यही वजह है कि हम कहना चाह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए यह मुसीबत का कारण है। हालांकि हेमंत सोरेन का यह कहना है कि हम ममता बनर्जी को समर्थन करते हैं, ममता बनर्जी के जो उद्देश्य है, जो मकसद है, हम उन मकसद में, उन उद्देश्य में उनके साथ हैं। लेकिन अगर प्रत्याशी उतारे जाते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से तो इसका नुकसान तृणमूल कांग्रेस को हो सकता है। आइए इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं सीधे सीधे बंगाल के दक्षिण 24 परगना। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दीदी दूत नामक अभियान शुरू किया गया और इस अभियान के तहत यहां एक विशाल रैली निकाली गई। यहां जो है विशाल रैली में आप देख सकते हैं दृश्यों में कि हजारों की तादाद में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता इस रैली के हिस्सा बने और इस रैली में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और इसके बाद एक जनसभा का आयोजन भी किया गया और जनसभा को संबोधित किया खास तौर से तृणमूल कांग्रेस के युवराज अभिषेक बैनर्जी ने सीधे सीधे प्रहार किया। इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा केंद्र की मोदी सरकार पर और उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जो परियोजनाएं शुरू की गई हैं, उन्होंने खास तौर से आयुष्मान भारत के बारे में बताया कि इसका लाभ बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाएगा। अगर आप बाइक सवार है, बाइक आपके पास है तो आपको इसकी सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन दीदी ममता बनर्जी ने जो परियोजनाएं शुरू की हैं उन परियोजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच सकता है। और आप देख सकते हैं दृश्यों में कि काफी तादाद में यहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता उज्जवल सरकार ने यह खास रिपोर्ट भेजी है और उन्होंने ये बताया है कि इस कार्यक्रम के तहत यहां के लोगों को, यहां की जनता को सीधे सीधे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दूं कि इस मौके पर सांसद शुभाशीष भी यहां मौजूद थे और उन्होंने भी अपनी बातें रखी और यहां के स्थानीय नेताओं ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और अभिषेक बैनर्जी यहां के मुख्य वक्ता थे। बात करते हैं एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ से ज्यादा महिला मतदाता हैं। यही वजह है कि इस बार सभी राजनीतिक दलों की तरफ से महिला उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में उतारने की कोशिश की जा रही है। सभी दलों की तरफ से महिला कार्यकर्ताओं की तरफ नजरें हैं और इन सभी का यह कहना है कि महिला कार्यकर्ताओं को वरीयता मिलनी चाहिए, इन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस तो हमेशा से ही महिला कार्यकर्ताओं पर हमेशा नजर रखा हुआ है और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगातार महिला उम्मीदवारों को उतारने की जो है योजना इस बार भी बनाई जा रही है। हर बार की तरह आपको बता दूं कि यहां भारतीय जनता पार्टी ने भी इस तरह की रणनीति बनाई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां ज्यादा से ज्यादा महिला उम्मीदवारों को उतारने पर बल दिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि महिला मतदाताओं की संख्या यहां बहुत ज्यादा है। 49% महिला वोटर्स हैं। इसे देखते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से महिला उम्मीदवारों को यहां उतारने की योजना बनाई जा रही है और इसमें कोई शक नहीं कि इस बार बहुत ज्यादा महिला उम्मीदवार आपको देखने को मिलेंगे विधानसभा चुनाव के दौरान। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष द्वारा देवी दुर्गा
के नाम पर जो बयान दिए गए, उनके अपमान की बात जो उठ रही है लगातार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, इसका लगातार विरोध भी किया जा रहा है और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि दिलीप घोष ने दुर्गा का सीधे सीधे तौर पर अपमान किया है। इसी को देखते हुए आज कुल्टी में एक प्रदर्शन किया गया। कुल्टी यूथ विंग की तरफ से, युवा कुल्टी ब्लॉक की तरफ से यहाँ एक प्रदर्शन किया गया न्यू रोड इलाके में, और इस प्रदर्शन के दौरान यहाँ के नेतागण मौजूद थे। यूथ विंग के तमाम नेतागण यहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में यहाँ जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। कुल्टी के न्यू रोड इलाके में यह प्रदर्शन चल रहा है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमारे संवाददाता ने भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित गोराई से भी उनकी राय ली। उनसे ये पूछा कि इस तरह का विरोध किया जा रहा है, दिलीप घोष ने जिस तरह का बयान दिया है और दुर्गा का अपमान किया है, इसे लेकर आपका क्या कहना है। उन्होंने क्या कहा ये आप भी सुनिए। দিলীপ ঘোষের পশুপতিকে দখল করার কারণটা কি? কারণ হচ্ছে আপনারা দেখেছেন যে দিলীপ ঘোষ মহাশয় একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের রাজ্য সভাপতি। উনি ক্যামেরার সামনে থেকে মা দুর্গাকে যেভাবে অপমান করেছেন, আমরা মনে করি হিন্দু ধর্মের ভাবাবেগকে তিনি অপমান করেছেন। এর প্রতিবাদে আজকে কুলটি ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস, কুলটি ব্লক তৃণমূল ছাত্র এবং কুলটি ব্লক তৃণমূলের সমস্ত শাখা সংগঠন রাস্তায় নেমে ওনার কুশপুত্তলিকা দাহ করেছেন। কারণ ওনাকে কেউ অধিকার দেয়নি হিন্দু ধর্মের উপর এইভাবে আঘাত করার জন্য। এরপর এই তো তিনি বারবার অনেক রকম কিছু ঘটনা ঘটছে, এরপর আপনাদের পার্টি কিভাবে পদক্ষেপ নেবেন? পদক্ষেপ খুব পরিষ্কার, কারণ পশ্চিমবঙ্গ কোনো সার্কাসের জায়গা নয়, এটা সার্কাসের জোকারিমের জায়গা নয়। ওনারা কখনো রামচন্দ্রকে নিয়ে ব্যবসা করবেন, ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে ওনারা রাজনৈতিক সুরসুরি দিয়ে ভাববেন যে আগামী দিন ক্ষমতায় আসবে। তৃণমূল কংগ্রেস এবং পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত রাজনৈতিক সচেতন মানুষ। এই পশ্চিমবঙ্গে আবার দিদি ক্ষমতায় আসবে, কারণ দিদি একমাত্র সর্বধর্মে বিশ্বাস করেন। এখানে কোনো রাজনৈতিক হানাহানিতে বিশ্বাস আমরা করি না, আমরা কোনো ধার্মিক কোনো হানাহানিতে বিশ্বাস করি না, কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে বিশ্বাস করি না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি একটাই কথা বলেন, মানুষের উন্নয়নের কথা বলেন। কিন্তু দিলীপ বাবুরা যেভাবে এখানে বিভাজন করার চেষ্টা করছে, তার প্রতিবাদে শুধুমাত্র কুশপুত্তলিকা দাহ নয়, এই ধরনের জোকারমি যদি দিলীপ ঘোষরা বারবার করেন, আমরা কিন্তু রাস্তায় নামতে বাধ্য হব। এরপর আপনার নাম? সুভাষিস মুখার্জি, সভাপতি কুলটি ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস। বলছি দাদা, আজকে কুলটি নিউ রোডে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গতকাল যে রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ যে মা দুর্গাকে একটা অপমান করেছেন অভিযোগ তুলে, তারপরে আজকে রাস্তা অবরোধ প্লাস দিলীপ ঘোষের কুশপুত্তল দাহ করা হলো, সে বিষয়টা কীভাবে দেখছেন? দেখুন, প্রথমেই বলি, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের কৃষ্টি নয় কোনো দেবদেবীকে অপমান করা। আমাদের রাজ্য সভাপতি তো সেটা করতেই পারেন না। আমাদের নিজের হিন্দু ধর্মকে আমরা অন্য ধর্মকেও আঘাত হানতে চাই না, আঘাত কখনো হানি না। এটা একটা ওদের প্রোপাগান্ডা। আর যে রাজ্যে মা দুর্গার বিসর্জনের জন্য হাইকোর্ট থেকে রায় আনতে হয়, যারা বাধা দেয় সেই টিএমসি দাদারা ভাইয়েরা, তারা আবার হিন্দু দেবদেবী নিয়ে কথা বলছে। তারা আগে তাদের নিজেদের স্ট্যান্ড ক্লিয়ার করুক যে দুর্গা মায়ের বিসর্জনের জন্য আমাদেরকে হাইকোর্ট থেকে রায় আনতে হয়। আমরা তো মা দুর্গার পূজারী, আমরা তো মা দুর্গার সেবক আছি, আমরা তো এই ধরনের কথা বলতে পারি না। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ওনারা একটা ভিডিও ক্লিপিং দেখা যাচ্ছে যেখানে দিলীপ ঘোষ বক্তব্য করতে বলছেন যে মা দুর্গা কোথা থেকে এলেন। দেখুন, ওগুলো বিকৃতি করে দেখাচ্ছে। এখন তো এডিটিংয়ের যুগ আছে, ডিজিটাল যুগ আছে, আপনারা বুঝতেই পারছেন। পুরো ইয়েটা শুনবেন, পুরো ভিডিও ক্লিপটা শুনবেন, তাহলে পরিস্থিতি পরিষ্কার হয়ে যাবে। আপনার নাম পরিচয়? আমি অমিত গড়াই, কুলটি मंडल 3 प्रेसिडेंट। ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की तैयारियां देश भर में चल रही हैं। सरस्वती पूजा की तैयारियों में पूरा देश लगा हुआ है और हमारे पास एक विशेष रिपोर्ट आ रही है रानीगंज से। रानीगंज में हमारे संवाददाता ने यहां सरस्वती पूजा की तैयारियों पर एक खास रिपोर्ट तैयार की है और वो बता रहे हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही है रानीगंज इलाके में। अरे कितना, अगर ज्यादा का ले लेंगे। खास बात इंडिया पे आपका स्वागत।
मैं जाहिद अनवर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानीगंज के मूर्ति गली पर, जहाँ कुछ ही दिन के बाद ही 16 तारीख को सरस्वती पूजा का आयोजन होने जा रहा है। और इस विषय में इस वक्त मैं मौजूद हूँ मूर्ति गली पे, और जानते हैं कि सरस्वती पूजा की जो मूर्तियाँ बनती है, क्या दाम है, क्या थीम है, और कितना सेल इस साल होने वाला है या हो चुका है। हम बातचीत करेंगे उनसे जो यहाँ पे मूर्तियाँ बनाते हैं। तो बने रहे हमारे साथ खास बात इंडिया। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो मूर्तियाँ बनाते हैं, निरंजन पाल। आइए उनसे बातचीत करते हैं, क्या थीम है, क्या मूर्तियों के दाम है, आइए जानते हैं उनसे। सर, खास बात इंडिया में आपका स्वागत। तो इस साल जो आप सरस्वती पूजा के लिए जो मूर्तियाँ बना रहे सर, थीम क्या है बनाने का? थीम बनाने का नहीं सर, सब प्लेन बन रहा है। थीम जो हम डिज़ाइन बनाया है, डिज़ाइन से ही मूर्ति बिक्री है। तो मैंने एक मूर्तियों को जो आप बनाए हैं, तो मूर्तियों का दाम क्या, प्राइस क्या रखे हैं? 7,000, 8,000, 5,000, 3,000, 2,000, 500, 600, 1200 ऐसे। मैंने शुरुआत का मैंने अमाउंट क्या है? मैंने सबसे फर्स्ट अमाउंट 12,000 कॉलेज पड़ा। हाँ, कॉलेज पड़ा। मैंने लो में 500, 600। तो टोटल मूर्ति आपने कितना पीस बनाई? टोटल मूर्तियाँ 350। अभी तक कितना सेल हुआ? अभी तक 100 नहीं पार हुआ अभी तक। 16 तारीख को सरस्वती पूजा है, बस कुछ ही दिन आपके हाथ में बचा है, तो क्या आशा रखते हैं? देखिए, बोल नहीं सकता बाजार, तो होगा तो ठीक ही होगा लग रहा हमको। तो देखा, हमने इनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि कई मूर्तियाँ बनाए हैं और ये तो माता रानी है ही, और उन्हीं के भरोसा में उन्होंने मूर्ति भी बनाई, और इसका आस्था है और आशा है कि सब मूर्तियाँ इनका बिक्री हो जाएगा। और भी इस तस्वीरें हम आपको दिखलाएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। खास बात इंडिया, मैं जाहिद अनवर। बंगाल के दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर पहुंचे प्रदेश के मंत्री फिरहाद हाकिम। प्रदेश के नगर विकास मंत्री फिरहाद हाकिम ने यहां एक जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दूं कि फिरहाद हाकिम ने यहां नगरपालिका की तरफ से एक परियोजना का शुभारंभ करने पहुंचे थे और उन्होंने शुभारंभ भी किया। सरकार की तरफ से एक परियोजना की शुरुआत की गई है और इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया, और इस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने कहा कि हम यहां की संस्कृति से प्यार करते हैं, बंगाल की संस्कृति से प्यार करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी यहां के नेताओं को, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को खरीदना चाहती है पैसों के बल पर। लेकिन इस बात का उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां जीत आखिरकार तृणमूल कांग्रेस की होगी, क्योंकि यहां की जनता ममता बनर्जी के साथ है, तृणमूल कांग्रेस के साथ है। इस तरह की बातें फिरहाद हाकिम ने कही। नगर विकास मंत्री फिरहाद हाकिम मुख्य वक्ता के तौर पर यहां मौजूद थी। दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। হ্যাঁ, যখন একজন ঘন্টা বাজাচ্ছিলেন, প্রদীপ জ্বালাচ্ছিলেন যে করোনা আটকে যাবে ঘন্টা বাজিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে, কিন্তু কি করে বাইরের শ্রমিকগুলো আসবে, কি করে তাদের খাবার ব্যবস্থা হবে, যখন সেটা ভাববার সময় ছিল না, তখন ভাবছিল তৃণমূল থেকে কটা বেঈমানকে তুলে নিয়ে যাব, তার জন্য কি করে প্রাইভেট জেট পাঠিয়ে প্লেন করে নিয়ে যাব, সেই চিন্তা যখন করছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিন্তা করলেন আমার অনেক ভাই কোভিডে কাজ হারিয়েছে, তারা খাবে কি, অনেক পরিবার নিঃস্ব হয়ে গেছে, তারা খাবে কি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবার জন্য খাদ্য, অর্থাৎ খাদ্য সাথী করে প্রত্যেকের পেটে ভাত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের পেটে, প্রত্যেকের পেটে, তার কাজ থাকুক না থাক, দুমুঠো ভাত খেতে পারবে, তার ব্যবস্থা ফ্রি রেশন সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দিয়েছেন। भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल को फतेह करने के लिए सोशल मीडिया पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर विशेष बल दिया जा रहा है और इस बात को जाहिर कर दिया अमित शाह ने। अमित शाह यहां आए थे कोलकाता में। आप इन दृश्यों में देखिए कि कोलकाता के साइंस सिटी ऑडिटोरियम में अमित शाह ने यहां हजारों की तादाद में मौजूद लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को संबोधित किया। और इन दृश्यों
में आप देखिए कि अमित शाह ने संबोधित करते हुए साफ साफ ये कहा कि सोशल मीडिया पर विशेष तौर से बल देने की जरूरत है, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए जनता तक सीधे सीधे पहुंचा जा सकता है। और यही वजह है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि दूसरे दलों के लोग भी सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी भी पूरा ध्यान देना चाहती है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए जो तैयारी चल रही है, तैयारी की जाएगी जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए और उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इस जनसभा में हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। अमित शाह मौजूद थे, उनके अलावा यहां भाजपा के नेता दिलीप घोष मौजूद थे, शुभेंदु अधिकारी जो तृणमूल से भाजपा में गए हैं उनकी मौजूदगी भी यहां दिख रही है और इन तमाम नेताओं की मौजूदगी में यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता ने ये खबर भेजी है और इन दृश्यों में आप एक बार फिर से देखिए कि किस तरह से यहाँ भीड़ भाड़ है और भाजपा कैसे सेंधमारी करना चाहती है, किस तरह की रणनीति बना रही है। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी चल रही है। हमारे संवाददाता सौरदीप्तो सेनगुप्तो ने यह खबर भेजी है और आप एक बार फिर से देखिए स्क्रीन पर कि किस तरह से तैयारी चल रही है और सोशल मीडिया को कैसे तवज्जो दिया जा रहा है और किस तरह से प्राथमिकता दी जा रही है। कुल्टी से एक खबर आ रही है हमारे पास। कुल्टी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहां की पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया चोरी के वारदात को अंजाम देने के जुर्म में। आपको बता दूं कि कुल्टी के कुल्टी कॉलेज रोड इलाके के एक आवास में घुसकर दिन में ही घुसकर चोरी करने की कोशिश कर रहे थे और इसी के दौरान यहां के लोगों की नज़र पड़ गई और फौरन पुलिस को इतला की गई और आखिरकार पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो कुल्टी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और तीनों को गिरफ्तार करने के बाद आज आसनसोल अदालत में तीनों को पेश किया गया। आपको बता दूं कि चोरी की घटनाएं लगातार घट रही हैं। इसे देखते हुए हालांकि पुलिस की सक्रियता तो बनी हुई है ही, लेकिन आम लोग भी काफी जागरूक हैं। आम लोगों को और भी जागरूक होने की जरूरत है ताकि ऐसे चोरी की घटनाओं को विराम दिया जा सके, चोर उचक्कों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। कुल्टी के नियामतपुर इलाके में एक दुकान को तोड़े जाने का मामला काफी विवादित हो गया है और इस विवाद को लेकर यहां चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपको बता दूं कि नियामतपुर इलाके में एक दुकान के पास जेसीबी खड़ा था और दुकानों को तोड़ा भी गया, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर तोड़ा किसने इस दुकान को, और ये प्रश्न बना हुआ है। इस सवाल पर जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है लेकिन इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। पुलिस का कहना है कि उसने नहीं तोड़ा है दुकानों को, लेकिन आखिर तोड़ा किसने है। हालांकि इस दुकान को लेकर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद भी चल रहा था, कोर्ट में मामला भी था और लेकिन अचानक ये दुकान को तोड़ने की जो कोशिश की गई और किसने तोड़ी ये दुकान, इसे लेकर काफी विवाद चल रहा है। आप देख सकते हैं एक बार इन दृश्यों में कि किस तरह से यहां विवाद चल रहा है और पास ही जेसीबी की एक गाड़ी खड़ी है और जेसीबी से इस दुकान को तोड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर किसने तोड़ी और किसने तोड़ने की कोशिश की। पुलिस बहरहाल इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हालांकि कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि इस दुकान को खाली कराया जाए, लेकिन तोड़ा किसने और किस लिए तोड़ा गया, यह प्रश्न जो है अभी भी अनुत्तरित है और इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है कुल्टी पुलिस और नियामतपुर फाड़ी की पुलिस। কি হয়েছিল দাদা ঘটনা আজকে বলুন তো সকালে? ঘটনা কোর্টের অর্ডার ছিল ইভিকশন জন্য। হ্যাঁ, ইভিকশন জন্য কোর্টের একটা অর্ডার ছিল, ওই কোর্টের থেকে লোক নাজির বাবু এসেছিলেন, তো ওই ইভিকশন জন্য ওই খালি করাবার জন্য যখন ওরা করছে তারপরে এরা জড়ে পড়লো, লোকাল লোক নিয়ে ডেকে নিল। আচ্ছা, খালি করার জন্য আপনার জেসিবি নিয়ে ওর দোকানগুলোকে ভেঙে দিলেন কেন? না জেসিবি আমরা ইউজ করি না, জেসিবি কে করলো জানি না, জেসিবি আমি ইউজ করি না। তো ওই জমির কি মালিক আপনি? আমার অ্যাটর্নি হোল্ডার আছে।
পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আমার কাছে আছে। তো অ্যাকচুয়াল জমির মালিক কে? অ্যাকচুয়াল অনার আছেন মীনা দেবী পাটিল। কোথায় বাড়ি? ও নিয়ামতপুর। ওনার কাছ থেকে আপনাকে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি করে দেওয়া? হ্যাঁ, পাওয়ার। তো তারপর একটা ছেলে ওখানে দোকান করে খাচ্ছিল, ওটাকে এরকম না, আমি তো কাল পরশু গেছিলাম ওর কাছে, তো 3 বছর দাঁড়ে বাবু এরকম। আমি তো আমাকে বলছে তুমি আপনি বার যান কোর্টে অর্ডার নিয়ে তারপরে আমার সঙ্গে কথা বলুন। তো আমি তো বলছিলাম বাবু এটা কিছু ব্যবস্থা করে নে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেন তো বারবার হয় একদম বলছে আপনি বাড়ি যান, আমার কাছে আসবেন না, আপনি বাইরে চলে যান, কোর্টের যখন কাজ করে যাচ্ছে তারপরে আমার কাছে আসবেন। 3 বছর ধরে আমি তো অনেকবার বলছি বাবু ছোট ভাই মতন আছো, কি এটা বসে মিউচুয়ালি এটাই করে নাও, একটা শর্ট আউট যা আছে প্রবলেমটা করে নাও। নিয়ে আজকে আপনারা ভাঙাভাঙি করে দিয়েছেন? ভাঙাভাঙি করা হয়নি, যা আছে ওকে ইভিকশনের জন্য আমরা তো দাঁড়িয়ে আছি। কোর্টের অফিসার যা আছে, কোর্টের অফিসার ছিল, আমরা ওদেরই লোক নিয়ে আগে 20-25টা লোক ডাকলো, তারপরে আমাদের সঙ্গে বাড়ি কিছু লোক আলেন, ওরাও আসে। ওরা অভিযোগ করছে যে আপনারা বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে মারামারি করছেন। বাইরের লোক আমি কি মারামারি করতে গেলে 3 বছর ওয়েট করতাম? কোর্টের যখন অর্ডার আমি পেয়ে গেছি তাহলে আমার ঝগড়া করার কি আছে? তো ওখানে একটা গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে। তো আমারই গাড়ি আছে, ওরাই করেছে, ওই করেছে, গাড়িটা আমার আছে, মানে আমি নিয়ে এসেছি হায়ার করে গাড়িটা নিয়ে। এখন নিয়ামতের ফাঁড়ি কি বলছে পুলিশ? বলছে ও বসিয়ে থেকে দেখুন বসে। আপনার পরিচয়টা বলুন। হরে রাম রায়, বাড়ি केंद्र बाजार पुलिस। नियामतपुर एजुकेशनल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर इलाके में, और इस नेत्र जांच शिविर में काफी संख्या में लोगों ने अपने आंखों की मुफ्त जांच कराई। आपको बता दूं कि संस्था की तरफ से लगातार इस तरह की एक्टिविटी चलाई जा रही है, और इसी के क्रम में आज नेत्र जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। इस संदर्भ में संस्था के प्रतिनिधि से हमारे संवाददाता ने बात की। ये संस्था तो हम लोग हाल फिलहाल बना है, लेकिन संस्था बनने से कबल से हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ इसमें तकरीबन 350 से ज़्यादा हम लोगों ने आई चेकअप किया है, चेकअप करवाया है। आज के दिन हुआ है 350 ना, आज के दिन 100 से ज़्यादा है। अभी चल रहा है, हम लोग आ रहे हैं। और जो ऑपरेशन वाले पेशेंट रहेंगे उसके लिए क्या? इसके लिए हम लोगों ने डॉक्टर साहब से ताल्लुक़ रखा है। ये जो आसनसोल में हम लोगों का तो बहुत बड़ा डॉक्टर साहब का आई का ये है हॉस्पिटल है। क्या नाम है हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल का नाम पूर्ण दृष्टि। 23 तारीख को यहाँ से जिनका आई कैप पर जिनका मोतियाबिंद वगैरह है उनका 23 तारीख को ऑपरेशन किया जाएगा, बोल दिया गया है। और भी मुख्तलिफ किस्म का मेडिसिन, जिसका मोतियाबिंद नहीं है, कोई और भी प्रॉब्लम है का, उसके लिए फ्री मेडिसिन वगैरह का इंतज़ाम है। किसी आदमी से पैसा नहीं लिया जा रहा है, और डॉक्टर लोग जो वहाँ की टीम बहुत कोऑपरेट कर रही है। और हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, ये इदारा है सोशल वेलफेयर एजुकेशनल जो है नियामतपुर वाला, ये अपने बलबूते पर सब काम कर रहा है। किसी से चंदा भी नहीं लिया गया है, ना किसी से डोनेशन लिया जा रहा है, ना फीस लिया जा रहा है, एकदम बिल्कुल फुल्ली फ्री। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम MM अंसारी, हम यहाँ के सेक्रेटरी हैं। दोस्तों, इसी तरह से आपसे बातें होती रहेंगी, हम अपनी बातों को शेयर करते रहेंगे, आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आप भी हमारे साथ जुड़ें और आप भी अपनी बातें हम तक पहुंचाएं। और आप अपनी बातें कैसे पहुंचा सकते हैं ये मैं आपको बता सकता हूं। आप अपनी बातें हमारे YouTube चैनल पर नीचे कमेंट करके अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। हम आपकी हर बातों का स्वागत करेंगे। हमारे फेसबुक पेज पर भी आप जा सकते हैं। हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए जो पेजेस हैं, जो यहाँ पे अकाउंट्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं, और सीधे सीधे आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे इसी बहाने। और आप हमारे साथ बने रहें, अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।